पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली दोनों लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अपने मतदाताओं को संदेश दिया है, आप भी सुनिए। To the people of Wayanad and Raebareli for the huge support that you have given me, जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूंगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ तेज हो गया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव भी कल दिल्ली आ रहे हैं। इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू से भी मिलेंगे अखिलेश यादव। यह एक और समीकरण देखिए किस तरह से सरकार बनाने के लिए दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उन्हें तीसरी बार जनता ने मौका दिया है। इस बीच अखिलेश यादव का दिल्ली आना, चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करना, यह बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को भी साधने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को सौंपी है इंडिया गठबंधन ने। नतीजों को लेकर पीएम मोदी ने 140 करोड़ लोगों का आभार जताया है। पीएम ने कहा है आज ये विजय दुनिया के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी जीत है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये जीत सबसे बड़ी है। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है।
ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। बीजेपी ने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, चुनाव में मोदी के लिए जैसे समर्थन का दावा किया गया, रैलियों और रोड शो में जैसी भीड़ उमड़ी, दावा यही था कि अब की बार 400 पार। लेकिन रिजल्ट आए तो 300 पार करने में भी मेहनत करनी पड़ रही है। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर चूक हो कहां गई? जीत का रथ फिनिशिंग लाइन से पहले ही आखिर रुक कैसे गया? बीजेपी को बड़ा नुकसान 4 राज्यों में हुआ है। ये राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। 4 में से इन 3 राज्यों में लड़ाई बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र में फूट और बिखराव के बावजूद शिवसेना और एनसीपी के गुटों ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी है। बीजेपी को राजस्थान में भी नुकसान हुआ है। राजस्थान में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था, लेकिन बीजेपी के लिए यूपी के बाद सबसे निराशाजनक नतीजे महाराष्ट्र से सामने आए। 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र में एनडीए को सिर्फ 19 सीटें ही मिल पाई हैं, जबकि 28 सीटों पर इंडिया गठबंधन या तो आगे है या फिर जीत चुका है। कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद गुट ने शानदार प्रदर्शन किया। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी का असली चुनाव चिन्ह और नाम लेने के बावजूद कमाल नहीं कर पाई। इन दोनों क्षेत्रीय दलों के खराब प्रदर्शन का असर बीजेपी के आंकड़ों पर भी पड़ा है। अतिशय कष्ट घेतले। मैं महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूँ। देश के नजरिए से यह चित्र बहुत ही आशादायक है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का विचार था, उससे अलग परिणाम आया। बीजेपी को जो जगह मिली, वहाँ का मार्जिन कम हुआ है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है। मोदी को फेयरवेल दिया है। मोदी जी को बस हो गया। ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है इस देश में। अब से पहले इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी हार गए। जनमत नहीं है अभी उनके, इसमें कितना खेला होने वाला है और पता चलेगा। बिल्कुल होगा, चालू हो गया खेला। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इस बार यूपी में बीजेपी का खेल खराब हुआ है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने मिलकर यूपी में कमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया ब्लॉक के स्ट्राइक रेट की बात करें तो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट 55% और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 35% रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 48% रहा। उसके सहयोगी दल आरएलडी का 100% स्ट्राइक रेट रहा और अपना दल की बात करें तो स्ट्राइक रेट 50% रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 31, समाजवादी पार्टी 37, कांग्रेस 7, आरएलडी 2, अपना दल 1 और आजाद समाज पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। प्रचार के दौरान जिनकी हार पर लिखित दावे हो रहे थे, उन शहजादों ने बीजेपी की जीत का मजा किरकिरा कर दिया। इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों ने ज्यादा सीटें जीत ली और एनडीए के क्षेत्रीय दल उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं जीत सके। मतलब यह तो डबल अटैक हो गया। सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह बड़ी खबर है। कल सुबह दिल्ली पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार। पीएम ने फोन कर बैठक के लिए न्योता दिया था, इसलिए दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सुबह 10:45 पर विस्तारा की फ्लाइट से रवाना होंगे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी कल ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये दोनों वो घटक दल हैं
जो एनडीए में शामिल हैं और इनकी सीटों के सहयोग से एनडीए 272 के पार पहुंच जाएगा। इसीलिए एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए ये दोनों बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। अब पटियाल आपको बताएगा कि यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी का मैजिक क्यों नहीं चला। इन राज्यों में बीजेपी का वोट कैसे स्विंग होगा। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको यह समझाता हूं और बताता हूं कि सत्ता का समीकरण बिगाड़ने के लिए इन राज्यों में कैसे प्रदर्शन किया गया। अब देखिए और गौर कीजिए अब इस पर। देश के नक्शे में 2024 और हम 2019 की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। पहले उत्तर प्रदेश का देख लीजिए आप। एनडीए 36, इंडिया गठबंधन 43, बीएसपी कोई नहीं, अन्य 1। ये 80 सीटें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसीलिए हम आपको इन सब का, जहां आप ये लाल रंग देख रहे थे, यहां बीजेपी को धक्का लगा है। बिहार की बात कर लेते, 40 सीटें हैं यहां पर। एनडीए के पास देखें आप 30 और इंडिया गठबंधन 9, अन्य 1। और ये देख लीजिए वो सीटें जो लाल रंग में दिखाई दे रही हैं, वो बिहार का नक्शा लाल रंग और ग्रे रंग के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। जिन जिन सीटों पर संकट आया वो सीटें यहां दिख रही हैं एनडीए के लिए। अब हम आपको महाराष्ट्र दिखाते हैं। महाराष्ट्र का क्या है हाल। ये वो सब राज्य हैं जहां पर एनडीए को दिक्कत हुई है। मोदी मैजिक की जो बात कर रहे थे नहीं चला, ये वो राज्य हैं। महाराष्ट्र में 48 सीट थी, एनडीए के पास 18 और इंडिया गठबंधन के पास 29। यहां इस बार बड़ा नुकसान हुआ है। जो वहां विधानसभा में तोड़फोड़ हुई थी उसका नुकसान यहां दिख रहा है। वो नक्शा देखिए आप सामने, हमने 3 रंगों में आपको दर्शाया है कि कहां कहां नुकसान हुआ है और ये सीट वाइज वो सब चीजें हैं। अब पश्चिम बंगाल पर गौर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर थी, बहुत जबरदस्त मुकाबला वहां ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में था। यहां बीजेपी को 12 सीटें, देखिए कम हो गया बीजेपी का इस बार का आंकड़ा, और कांग्रेस प्लस उनको 1 सीट मिली है। और टीएमसी देखिए, तृणमूल कांग्रेस 29 सीट, इन्होंने 2019 के मुकाबले अपनी सीटें यहां पर बढ़ा ली है। देखिए ये हरे रंग में और लाल रंग में और एक नीले रंग का, हमने ये सीटों का पूरा पश्चिम बंगाल का गणित आपको समझाया है कि कौन कौन सी सीटें हैं, कहां कहां क्या गड़बड़ी हुई। अब पटियाल आपको देश के नक्शे पर 2024 के नतीजे दिखाएगा। उससे आपको यह पता चलेगा कि देश के किस हिस्से में किस राजनीतिक दल को अपना वोट दिया। अब देखिए कितनी बदली तस्वीर। 2 चीजें हैं, दोनों तरफ आप ये मैप देख रहे हैं भारत का, इसको रंगों के माध्यम से हमने दिखाया है। आप पार्टी का रंग देख लीजिए, फिर नक्शे का रंग देख लीजिए। 2019 में बीजेपी प्लस 352 थे और कांग्रेस प्लस 94 और अन्य 97 सीटों पर थे। लेकिन यह तस्वीर आप 24 में देखेंगे कि किस लिहाज से बदली है। अब यहां ये एनडीए 294 294, इंडिया गठबंधन आप देख लीजिए 231 पर है और अन्य 18 पर। वहां अन्य कितने थे, यहां अन्य कितने रह गए, वहां 94 था, यहां 231 हो गया, वहां 352 था और वहां रह गया इस बार 294। ये दोनों कलरफुल मैप जो हमने आपको दिखाए हैं देश की राजनीति को समझने के लिए शायद ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। देश का राजनीतिक नक्शा 2014 के चुनाव के बाद कैसा था और 2019 के बाद वो तस्वीर कैसी थी, ये आप इन रंगों के माध्यम से देख सकते हैं। यानी राजनीतिक तस्वीर लगातार बदल रही है और 2019 के मुकाबले 2024 की जब आप तस्वीर देखेंगे तो उसमें और ज्यादा बदलाव हमें नजर आ रहा है। जो एनडीए का पूरा खाता था सीटों का, वो घटता दिख रहा है। देश का राजनीतिक नक्शा 2014 के चुनाव के बाद कैसा था, 2019 के चुनाव में कैसा था, यह नक्शा 2024 के में कैसे बदला, चलिए आपको ये तो दिखा दिया हमने। अब ये 2 और तस्वीरों पर आपको गौर करना होगा, वो भी हमने 19 और 24 की आपको दिखाई हैं। अपने वोट से देश का राजनीतिक कैसे रंग बदलता है, ये इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए। अब आपको 2024 के चुनाव में शामिल ऐसे 24 चेहरे दिखाता हूं जिनकी हार या जीत के बारे में देश का हर वोटर जानना चाहता है। देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जो हरे रंग के आप देख रहे हैं उसके नीचे लिखा हुआ है थम्स अप आ रहा है या जीते, और जो लाल रंग के चेहरे यहां दिख रहे हैं ये बड़े चेहरे, वो हारे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से शुरुआत करते हैं। अमित शाह, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, स्मृति ईरानी हार गई हैं। अमेठी से इन्होंने
राहुल गांधी को हराया था 2019 में, इस बार खुद चुनाव हार गई हैं। शिवराज सिंह जीते हैं बड़े मार्जिन से, जिस तरह से अमित शाह बड़े मार्जिन से जीते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत गए, हरे रंग का आप निशान देख रहे हैं। पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, मीसा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर सब जीत गए हैं। अब निचली आखिरी लाइन में आ जाइए, आप देखेंगे नारायण राणे जीते, लेकिन नवनीत राणा जो कि अपने बयानों के लिए और मुखर स्वर के लिए हमेशा जानी जाती थी, वो चुनाव हार गई हैं। सुप्रिया सुले आगे चल रही हैं और दिग्विजय सिंह हार गए हैं। दिग्विजय सिंह पुराना चेहरा कांग्रेस का, आप जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के चिराग पासवान जीत गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी, अनुप्रिया पटेल और मनोज तिवारी सभी लोग जीत गए हैं। इस बार चुनाव में हर पार्टी ने खूब प्रयोग किया, खासकर बीजेपी ने। अब पटियाला आपको मोदी के मंत्रियों का चुनावी रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा। एक बार 26 मंत्री स्क्रीन पर आएंगे। आप देखिए, ये वो सब चेहरे हैं जिन्हें आप मोदी मंत्रिमंडल में देखते होंगे। राजनाथ सिंह को देख लीजिए, अमित शाह को देख लीजिए, नितिन गडकरी को देख लीजिए, अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी हार गई हैं। बाकी सब जो मंत्री हैं, इसके आगे पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल सब जीत के नीचे हरे रंग दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं अलग से। वीरेंद्र खटीक, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, आरके सिंह पीछे चल रहे हैं अभी, मनसुख मांडविया जीत गए हैं, भूपेंद्र यादव जीत गए हैं। उधर देख लिए महेंद्रनाथ पांडे हार गए हैं, पुरुषोत्तम रूपाला काफी विरोध था लेकिन बावजूद उसके जीत गए हैं, जी किशन रेड्डी जीते, अनुराग ठाकुर जीत गए हैं हमीरपुर से, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से जीत गए हैं, जितेंद्र सिंह जीत गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं और श्रीपद नायक जीत गए हैं। ये वो चेहरे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल की शान थे। आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। पार्टी ने मौके की नजाकत को समझा, फैसले के बाद टॉप टू बॉटम पार्टी की जगह एनडीए का नाम लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नीतीश कुमार जो चुनाव से पहले इंडिया का झंडा उठाए हुए घूम रहे थे, अचानक एनडीए में आ गए। अब वो बिहार में ज्यादा सीट के साथ बिग ब्रदर की भूमिका में दिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कमबैक करने वाले टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के पास भी किंग मेकर वाले सांसद हैं। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक है, दोनों नेता उस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन उनकी शर्तें भी होंगी कुछ। अब इन शर्तों पर सबसे बड़ा सियासी घमासान होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि कल ये दोनों नेता 11:30 बजे होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। और यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि जो दो बड़े घटक दल माना जा रहा है कि उनको इंडिया गठबंधन अपनी तरफ लाने के लिए कोशिश कर सकता था, वो दोनों कल एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। चुनाव के दौरान पटियाल ने आपको तावड़े की टास्क फोर्स के बारे में बताया था। आप जानते हैं ना कि तावड़े की टास्क फोर्स यानी वो नेता जिन नेताओं को तोड़कर दूसरी पार्टियों से अपने यहां लाया गया, और उनको बारे में यह कहा जाता था कि ये वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। दूसरी पार्टियां इसे मुद्दा बनाती थी, लेकिन बावजूद उसके वो कितने नेता जीते, हम आपको इसकी जानकारी भी विस्तार से देंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि तावड़े का काम क्या था। विरोधी दलों के नेता को बीजेपी में भर्ती करना, उन्होंने खूब तोड़फोड़ मचाई। चुनाव के दौरान बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की संख्या हजारों में थी। इन सबका दावा था कि ये जहां खड़े हो जाएंगे विजय जुलूस वहीं से निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2019 के बाद अपना दल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले दल बदलू नेताओं का क्या हुआ, उनकी स्थिति क्या है, अब आप वो जान लीजिए। पार्टी में बीजेपी से आए 85 नेता जो दूसरे दलों से आए थे, लोकसभा में टिकट पा गए, बीजेपी ने टिकट दे दिया, लेकिन इसमें से केवल 31 ही चुनाव जीत पाए, 54 चुनाव हार गए, मतलब 64% हार गए। अब यह देखिए कि दल बदलने वालों को भी इस बार जनता का पूरा समर्थन नहीं मिला। अब आपको 2024 चुनाव के रिजल्ट की बड़ी बातें बता देता हूं। राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला। सबूत के लिए यूपी के नतीजों को देख लीजिए आप, वहां से यह पता चल जाएगा। और आश्चर्य की बात यह भी है कि अयोध्या में बीजेपी हार गई है, और जो दल राम मंदिर के दर्शन करने नहीं पहुंचे थे, उनका प्रत्याशी जीत गया। धारा 370 को लेकर बीजेपी ने खूब माहौल बनाया, लेकिन जैसे बीजेपी की सीट घटी है, कहा यह जा रहा है कि इस मुद्दे ने भी उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दिए। इंडिया गठबंधन का जातीय जनगणना का मुद्दा वोटरों को पसंद आया है। जाति वाली राजनीति के गढ़ में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन इसका सबूत बताया जा रहा है। पूरे चुनाव में
संविधान और आरक्षण बड़ा मुद्दा रही। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमान को दे देगी। कांग्रेस ने यह कहा कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। लेकिन दिखता यह है कि इस विवाद का फायदा बीजेपी को कम और इंडिया गठबंधन को ज्यादा हुआ है। महिला आरक्षण, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी समेत महिला वोटर के लिए कई दावे किए गए, लेकिन नतीजों पर इनका असर कम दिखा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक इनका फायदा नहीं हुआ। अब आपको चुनाव के उस मुद्दे का अपडेट देंगे जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ सबसे पहले उठाया गया था। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री लगातार वंशवाद का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में लग रहा था कि वंशवादी राजनीति का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों गठबंधन ने वंशवाद के आधार पर टिकट दिए थे। उनका क्या अंजाम हुआ, अब आप वो जान लीजिए। एनडीए ने 128 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिनके नाते रिश्तेदार पॉलिटिक्स में थे। इनमें से 77 जीते हैं। इनमें से बीजेपी के 96 टिकट और हैं जो दिए गए थे, जिनमें से 97 को जीत मिली है। लेकिन इंडिया में 152 वंशवादियों को टिकट मिला था। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, इसमें से 75 जीते हैं। कांग्रेस के खाते में 96 वंशवादी थे जो 40 जीत गए। यह पूरा तुलनात्मक अध्ययन है इनका। 2024 का लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा आम चुनाव रहा है। इस बार इलेक्शन में कई अरबपति कैंडिडेट्स ने अपनी किस्मत आजमाई थी। पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपको लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे अमीर उम्मीदवारों का इंडेक्स पहले भी दिखाते रहे हैं। नतीजों में उन अरबपति उम्मीदवारों का क्या हुआ, यह भी जान लीजिए। इसमें आपको यह भी पता चल जाएगा कि नई संसद में कितने अरबपति होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में कुल 68 अरबपति प्रत्याशी मैदान में थे। 46% यानी 31 प्रत्याशी नतीजों में आगे चल रहे हैं या फिर जीत चुके हैं। 54% यानी 37 प्रत्याशी ऐसे हैं जो नतीजों में पीछे चल रहे हैं या फिर हार गए हैं। ये उन अरबपतियों का लेखा जोखा दे दिया जिनको टिकट दिए गए थे। देश में जो चुनाव हुआ उसमें दर्जनों ऐसे चेहरे थे